सूखे से निपटने के उपाय। सूखे के सामाजिक और भौतिक कारण पर तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के विनाशकारी परिणाम होते हैं। इस प्रकार सूखे की योजना बनाते समय दोनों पहलुओं को ध्यान रखा जाना चाहिए। तात्कालिक उपाय: सुरक्षित पेयजल वितरण का प्रावधान, पीड़ितों के लिए मुफ्त दवाओं का प्रावधान करना, मवेशियों के लिए चारे और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लोगों और उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करना। दीर्घकालिक उपाय में जलभृतों के रूप में भूजल भंडारों का पता लगाना, जल के अधिक वाले क्षेत्र से जलाभाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाना, नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों पर जलाशयों एवं बांधों का निर्माण करना, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजिंग तकनीकी उन संभावित नदी घाटियों की पहचान करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। भूजल क्षमता की पहचान करने में भी यह उपयोगी हो सकती है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में लोगों की जागरूकता, किसानों को उचित प्रशिक्षण देना। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन एक प्रभावी तरीका हो सकता है। भूस्खलन: किसी ढलान के चट्टान, पत्थर, मिट्टी या मलबे के आकस्मिक खिसकने को भूस्खलन कहा जाता है। ये भूवैज्ञानिक घटना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से घटित होती है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है जो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में घटित होती हैं, जहाँ मिट्टी, चट्टान, ढलान के अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। भूस्खलन अचानक व अप्रत्याशित होते हैं और बड़े पैमाने पर लघु या क्षेत्रीय कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा भूस्खलन स्थानीय कारकों द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्र: अति उच्च सुभेद क्षेत्र हिमालय तथा अंडमान निकोबार में अत्यधिक अस्थिर अपेक्षाकृत तरों पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और नीलगिरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तीव्र ढलान वाले उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, वे क्षेत्र जहाँ भूकंप की बारंबारता अधिक होती है। बड़े स्तर पर मानवीय गतिविधियों वाले क्षेत्र, विशेष रूप से सड़क, बांध आदि के लिए निर्माण से संबंधित हो क्षेत्र। उच्च सुभेद क्षेत्र: असम के मैदानी इलाकों को छोड़कर सभी हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य उच्च सुभेद क्षेत्रों में शामिल हैं। मध्यम से निम्न सुभेद क्षेत्र: ये क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे लद्दाख और स्पीति। हिमाचल प्रदेश के ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट में वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्कन के पठार में कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल जैसे कुछ राज्यों में खदानों और भूमि के धंसने से भूस्खलन की घटना होना सामान्य बात है। अन्य क्षेत्र में भारत के शेष हिस्से, विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी आंगलोंग छोड़कर और दक्षिणी राज्यों के तटीय क्षेत्रों भूस्खलन के मामले में न्यूनतम सुभेद या सुरक्षित है। भूस्खलन का प्रत्यक्ष प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे एवं स्थानीयकृत क्षेत्रों में होता है। चट्टानों की गिरने के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, रेलवे लाइन नष्ट हो जाती हैं, जिससे संचार टूटने की जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। भूस्खलन के कारण नदियों के मार्ग बदलने से भी बाढ़ आ सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। यह स्थानिक अंतरक्रिया को कठिन जोखिम भरा बनाता है, जो इन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भूस्खलन से निपटने के उपाय: भूस्खलन से निपटने के लिए क्षेत्र विशिष्ट उपायों को अपनाना चाहिए। अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों के निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़क निर्माण और बांध के बनाने आदि पर प्रतिबंध होना चाहिए। कृषि को घाटियों, मध्यम ढलान वाले क्षेत्रों तक ही सीमित करना चाहिए। बड़ी बस्तियों के विकास पर नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। पानी के बहाव को कम करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण करना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य
पहाड़ी राज्यों में सीढ़ीदार खेतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहाँ जूमिंग स्लैश एंड बर्न या स्थानांतरण कृषि अभी भी प्रचलित है। आपदा प्रबंधन ये मुख्य रूप से एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति है, जिसमें योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने, समन्वय करने और उपायों को लागू करने की एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है। इसमें वे सभी उपाय शामिल हैं जो जोखिम वाले तत्वों के खतरे या सुभेद्यता को कम करके व्यापक जानमाल की हानि को कम करते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहले आमतौर पर तैयारी और शमन की दो आयामी रणनीतियों पर आधारित होती है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण तैयारी आपदा घटित होने से पहले किए गए उपायों का उद्देश्य आपदा घटित होने पर जीवन की हानि, महत्वपूर्ण सेवाओं के में व्यवधान और क्षति को कम से कम या न्यूनतम करना होता है। तैयारी में व्यवहार, आपातकालीन योजनाओं का मार्ग का निर्माण, चेतावनी प्रणालियों का विकास, आवश्यक सामग्रियों, रखरखाव, कर्मियों का प्रशिक्षण, खोज और बचाव उपाय तथा आवर्ती आपदा से जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए निकासी या पुनर्वास योजना शामिल होती है। समन इसमें भविष्य में आपदा की संभावनाओं को कम करने के लिए तथा खतरे के प्रभाव और सुभेद्यता दोनों को कम करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं। समान उपायों के उदाहरण सूखा प्रवण क्षेत्र में जल प्रबंधन, लोगों को खतरे वाले क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करना, खतरा होने पर क्षति को कम करने के लिए संरचनाओं को मजबूत करना तथा संभावित आपदाओं की आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों को कम करना। आपदा प्रबंधन चक्र आपदा प्रबंधन में सभी ऐसी गतिविधियां, कार्यक्रम और उपाय शामिल हैं जो आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद किसी भी आपदा से बचने, उनके प्रभाव को कम करने या उसके नुकसान से उबरने के उद्देश्य से किए जा सकते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के 3 प्रमुख चरण हैं। आपदा से पहले, आपदा पूर्व। इसमें संभावित खतरे के कारण होने वाले मानव और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए की गई गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए जागरूकता अभियान, मौजूदा कमजोर बिंदुओं वाली संरचनाओं को मजबूत करना, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर आपदा योजनाएं तैयार करना। आपदा के दौरान आपदा का घटित होना, इसमें पीड़ितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहल की जाती है, उससे पीड़ा कम हो। इस चरण के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियां कहा जाता है। आपदा के बाद, आपदा पश्चात, यह आपदा के तुरंत बाद प्रभावित समुदायों के शीघ्र रिकवरी और पुनर्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से आपदा की प्रतिक्रिया में की गई पहल है। इसमें प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति गतिविधियां कहा जाता है। योकोहामा रणनीति और प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक योकोहामा रणनीति और सुरक्षित विश्व के लिए कार्य योजना संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और अन्य देश 23 से 27 मई 1994 के दौरान योकोहामा शहर में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि हाल के वर्षों में मानवीय और आर्थिक क्षति के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव बढ़ा है तथा समाज सामान्य तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गया है। इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि इन आपदाओं ने गरीबी और वंचित समूहों को सबसे अधिक प्रभावित किया, विशेषकर विकासशील देशों में जो इनसे निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। सम्मेलन में इन आपदाओं में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शेष दशक और उससे आगे के लिए एक मार्गदर्शक रूप में योकोहामा रणनीति को अपनाया गया है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का संकल्प निम्नलिखित है। विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित, भूमि से घिरे देशों और छोटे द्वीपों वाले विकासशील देशों पर प्राथमिक रूप से ध्यान देना, राष्ट्रीय क्षमताओं को विकसित करना, मजबूत करना तथा जहां उपयुक्त हो प्राकृतिक और अन्य आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना, जिसमें गैर सरकारी संगठनों एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी शामिल है। प्राकृतिक और अन्य आपदाओं को रोकने तथा कम करने की गतिविधियों में उप क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना, विशेष रूप से मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना,
तकनीकी साझाकरण, सूचना का संग्रह, प्रसार, उपयोग करना, संसाधनों के एकत्रीकरण और उचित उपयोग पर जोर देना। इसने 1990 से 2000 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इसने मुख्य समस्याओं के समाधान हेतु बहुधारक उपागम पर ध्यान केंद्रित किया ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। निष्कर्ष रूप में कहें तो उपयुक्त चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानव जनित गतिविधियों का परिणाम हो सकती हैं, जहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि सभी खतरों को आपदाओं के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपदाओं विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं को समाप्त करना कठिन है। इसके लिए सर्वोत्तम विकल्प समन और तैयारी है। वर्ष 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की शुरुआत और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा उठाए गए वहाँ सकारात्मक कदमों के कुछ उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली: आपदा क्या है? आकस्मिक घटना जिसमें व्यापक तौर पर जानमाल की हानि होती है। अकाल: एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी जो कई लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती है। तकनीकी आपदा एक ऐसी घटना है जो तकनीकी संरचना की खराबी या प्रौद्योगिकी को रेखांकित करने या संभावनाओं में किसी मानवीय त्रुटि के कारण होती है। भूवैज्ञानिक आपदा: किसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को भूवैज्ञानिक आपदा कहा जाता है। इसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि शामिल है। महामारी अचानक होने वाली बीमारी का प्रकोप है जो किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय या आबादी में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। प्लेटें या ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब या टुकड़ा होता है जो आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल लिथोस्फीयर दोनों से बनी होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005: इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति में देश के लिए एक कुशल आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। मृदा विभिन्न जीवन रूपों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसका विकास सहस्त्राब्दियों से मूल चट्टान सामग्री अपाक्षय से होता रहा है। यह हमारे भोजन और कुछ वस्त्र सामग्री का प्रमुख स्रोत है। मृदा का निर्माण जल वनस्पति, मानव गतिविधि सहित कई कारकों से निर्धारित होता है, जिसमें खनिज, ह्यूमस, जल, वायु जैसे घटक शामिल होते हैं। इसके अलावा अपक्षय उन्नयन के विभिन्न कारकों से मृदा की एक पतली परत बनाने के लिए मूल चट्टान सामग्री का निर्माण किया। वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से मृदा को समझना, वर्गीकृत करना, सतत उपयोग और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा चट्टान के मलबे और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जो पृथ्वी पर सभी जीवों एवं वनस्पतियों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो पृथ्वी के सभी जीवों और वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा की परतों की व्यवस्था को मृदा प्रोफाइल या परिच्छेदिका के रूप में परिभाषित जाना जाता है। यह कई संस्थाओं में सॉइल हॉरिजॉन्स में मिल सकती है। कार्बनिक और खनिज पदार्थों वाला संस्तर एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में, संस्तर बी असंगठित मूल सामग्री के साथ, संस्तर सी। मृदा वर्गीकरण: भारत के भिन्न उच्चावच और जलवायु परिस्थितियों ने इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विकास में योगदान दिया है। ऐतिहासिक रूप में मृदा को शुरू में केवल उपजाऊ, उर्वर या बंजर ऊसर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उसकी सहज विशेषताओं या बाह्य लक्षणों जैसे बनावट, रंग, भूमि ढाल और नमी की मात्रा जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके विकसित हुआ है, जिससे
मुख्य मृदा के कारकों जैसे रेतीली, चिकनी मिट्टी, गाद युक्त और दोमट मिट्टी की पहचान की गई है। साथ ही लाल, पीला, काला जैसे रंग आधारित वर्गीकरण भी किए गए हैं। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया है। इंसेप्टिसोल्स क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में 13,372.9% 39% है। एंटीसोल्स 92,131.71 जो कि 28% है। अल्फा सोल्स जो कि 44,448.68 13% है। एंड वर्टिसोल्स 27,960 है 8% है। और एरिडीसोल्स 14,069 है जो कि 4% के लगभग है। अल्टीसोल्स 8,250 है जो 2.51% है। मॉलीसोल्स 1,320 जो कि 0.4% के बराबर है। 9,503.1 जो 2.93% के बराबर है। स्वतंत्रता पश्चात वर्ष 1956 में भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो के योगदान के साथ वैज्ञानिक परीक्षणों का काफ़ी विस्तार हुआ है। दोमट दामोदर घाटी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। ICAR ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मृदा के वर्गीकरण को संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण पर आधारित किया है, जिससे भारतीय मिट्टी के प्रकारों की समझ और मानकीकरण को बढ़ावा मिला है। जलोढ़ मृदा यह मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है, जिसमें भारत के लगभग 40% भूभाग है। यह मुख्य रूप से हिमालयी नदियों द्वारा वाहित और निक्षेपित मृदा है, जो उत्तर भारत में राजस्थान से होते हुए गुजरात के मैदानी इलाकों तक विस्तृत है। यह प्रायद्वीप क्षेत्र के पूर्वी डेल्टा और नदी घाटियों में भी पाई जाती है। विशेष रूप से उत्तरी और मध्य गंगा के मैदानों में इसके दो अलग अलग प्रकार खादर, नदी जलोढ़, बांगर पुरानी जड़ों पाए जाते हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ निक्षेपों में समृद्ध होता है। बांगर बाढ़ के मैदानों में दूर स्थित है। दोनों प्रकार के लैक कैलकेरियस ठोस पदार्थ अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निचले गंगा मैदान से ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर बढ़ते हुए ये मृदा अधिक दोमट और चिकनी होती जाती है, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा कम होती जाती है। जलोढ़ मृदा निक्षेप की गहराई, भौतिक बनावट और परिपक्वता अवधि के आधार पर हल्के धूसर से लेकर राख धूसर तक के वर्णक्रम प्रदर्शित करता है। इसकी उर्वरता अधिक होने के कारण जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है। खनिज संरचना इसकी बनावट रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक होती है, जो आमतौर पर पोटास से भरपूर होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा मुख्य रूप से दक्कन के पठार के अधिकतम भाग में पाई जाती है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कुछ भाग शामिल हैं। ये गोदावरी, कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में और उत्तर पश्चिम दक्कन पठार में पाई जाती है। विशेषतः इसे रेगुन मृदा, काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर काली मृदा चिकनी, गहरी, अपारगम प्रकृति की होती है। इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों, विशाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है। यह मृदा गीली होने पर फूलने लगती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर ये सिकुड़ने लगती है, जिससे शुष्क मौसम के दौरान इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस घटना को स्वयं जुताई सेल्फ ड्रॉइंग कहा जाता है। यही विशेषता इन्हें मंद गति से नमी अवशोषण और अवधारण करने में सक्षम बनाती है, जिसमें शुष्क अवधि के दौरान नमी प्रदान करने में
करने से फसलों, विशेष रूप से वर्षा आधारित फसलों को लाभ होता है। खनिज संरचना में रासायनिक रूप से काली मृदा चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्वों से समृद्ध होती है। इसमें पोटास की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गहरे काले से भूरे रंग तक होता है, जो कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल उपजाऊ होती है। खेती योग खेती योग्य गुणों का प्रतीक है। लाल और पीली मृदा क्षेत्र। ये मृदा मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर पाई जाती है। ये मृदाएं पश्चिमी घाट के पीडमोंट क्षेत्र तक विस्तृत है। यहाँ लाल दोमट मिट्टी का विस्तार भी दिखाई देता है। ये मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तथा मध्यगंगा के मैदान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी मौजूद है। विशेषता क्रिस्टलीय और रूपांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान में लोहे के प्रसार के कारण ये मृदाएं लाल रंग की होती हैं। जल योजित होने पर यह पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। महीन कण वाली लाल और पीली मृदा आमतौर पर उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी इलाके में मोटे कण वाली मृदा में उर्वरता की कमी होती है। खनिज संरचना। इन मृदा में आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जो उनके उपयोग और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण समझ को दर्शाता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ ईंट है। लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम होती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं तथा लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम यौगिक से समृद्ध मृदा शेष रह जाती है। क्षेत्र निर्माण के लिए ईंटों के रूप में व्यापक रूप में उपयोग किए जाने के कारण लेटराइट मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीप पठार के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये विशेष रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के क्षेत्रों में लाल लेटराइट मृदा काजू जैसी फसलों के लिए अनुकूल है। लेटराइट मृदा का यह वितरण और उसकी प्रकृति इन क्षेत्रों में इसकी कृषि और निर्माण उपयोगिता को समझने के लिए महत्वपूर्ण। उच्च तापमान ह्यूमस सामग्री को तेजी से विघटित करने में बैक्टीरिया को सहायता प्रदान करता है। यह मृदा सूखने पर अत्यधिक कठोर व पथरीली हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग ईंटों के निर्माण में भी किया जाता है। खनिज संरचना। चूँकि इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, लेकिन आयरन ऑक्साइड, पोटास प्रचुर मात्रा में होते हैं। जिस कारण यह मृदा शुरू में खेती के लिए अनुपयुक्त होती है तथा इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। शुष्क मृदा। एराइड सॉइल क्षेत्र। यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो इस क्षेत्र में शुष्क स्थलाकृति को दर्शाती है। विशेषताएं। इसका रंग लाल से लेकर भूरे रंग तक होता है। यह सामान्यतः संरचना में रेतीली प्रकृति में लवड़ी होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि सामान्य नमक को वाष्पीकरण के माध्यम से निकाला जा सकता है। शुष्क जलवायु। उच्च तापमान तथा तेजी से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा में नमी और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। हालांकि फास्फेट की मात्रा समान रहती है। खनिज संरचना। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ती जाने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के निचले संस्तर में कंकड़ की परत बनने के कारण जल रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। इसकी उर्वरता कम ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ सामग्री के कारण बाधित होती है, जो उत्पादक कृषि उपयोग के लिए पर्याप्त मृदा प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। लवड़ी मृदा। सैलाइन सॉइल। शुष्क जलवायु और खराब जल अपवाह क्षेत्र
अपवाह के कारण यह मृदा मुख्य रूप से शुष्क, अर्ध शुष्क, जलाक्रांत और दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी संरचना रेतीली से लेकर दोमट तक होती है। प्रमुख विस्तार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट, तट डेल्टा और पश्चिम बंगाल के उत्तरी सुंदरवन क्षेत्रों में। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई नमक की परतें जमा हो जाती हैं, जबकि डेल्टा में समुद्री जल का प्रवेश मृदा की लवणता में योगदान देता है। विशेषताएं: ऊसर मृदा के रूप में भी जानी जाने वाली लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का उच्च तापमान, उच्च अनुपात होता है, जो इसे अनुर्वर वनस्पति विकास में असमर्थ बनाता है। धान खेती वाले क्षेत्र, विशेष रूप से अत्यधिक सिंचाई वाले हरित क्रांति क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदा की खारी होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण केशकत को बढ़ावा मिलता है, मृदा की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। यह परिदृश्य विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा में देखा जाता है। यहाँ किसानों में मृदा की लवणता के खिलाफ उपचारात्मक उपाय के रूप में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। यह मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए सिंचाई प्रथाओं और मिट्टी प्रबंधन के बीच संतुलन पर जोर देता है। खनिज संरचना: लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। पीट मृदा: भौगोलिक दृष्टि से पीट मृदा व्यापक रूप में उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत होती है। विशेषताएं क्या? यह मृदा आमतौर पर भारी काले रंग की होती है, इसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल का भराव होने के कारण होता है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पीट मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है, जो वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है एवं यह वनस्पति विकसित होकर मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक तत्व प्रदान करती है। कार्बनिक तत्वों की यह मात्रा प्रायः 40 से 50% तक होती है। इस मृदा में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ क्षेत्र के घने वनस्पति आवरण को दर्शाते हैं, जो बदले में स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को काफी प्रभावित होती है। संरचना: पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की तुलना में खनिजों का अनुपात कम होता है। इससे खनिज सामग्री उस विशिष्ट स्थान और स्थितियों के आधार पर भिन्न होती है जिसमें मृदा का निर्माण होता है। वन मृदा: फॉरेस्ट सॉइल क्षेत्र में पर्याप्त मृदा वाले क्षेत्र में निहित वन मृदा अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषताएं: वन मृदा को घाटियों में दुमटी और गाद युक्त तथा ऊपरी ढलानों पर मोटे कणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। ये कम ह्यूमस के साथ अम्लीय हो जाती हैं। हालांकि निचली घाटियों में परिशिष्ट उपजाऊ है। ये मृदाएं भूमि की बनावट, गुणवत्ता और प्रकृति के साथ फसलों, पौधों, वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदा को जीवित प्रणालियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो विकास, क्षय और न्यूनीकरण के चरणों में से गुजरती है। यदि समय पर उचित उपचार किया जाए तो इसमें सुधार हो सकता है, जो व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। मृदा अवकर्षण: सॉइल डिग्रेडेशन इसे मृदा की उर्वरता में ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपरदन और दुरुपयोग के कारण होता है, जिससे मृदा पोषक स्थिति में कमी आ जाती है। इस गिरावट को देश में मृदा संसाधन आधार में कमी वाले प्रमुख कारण के रूप में पहचाना जाता है। मृदा के क्षरण की सीमा भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है, जो स्थलाकृति, वायु के वेग और वर्षा की मात्रा इत्यादि से प्रभावित होती है। मृदा अपरदन: सॉइल इरोजन मृदा के आवरण के विनाश को मृदा अपरदन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा
मृदा निर्माण और अपरदन प्रक्रियाओं के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप होता है एवं विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय कारणों के कारण इस प्रक्रिया में वृद्धि होती है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों में अपवाहित जल, प्रवाहित पवनें, अति पशुचारण, कृषि में अवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, खनन, मानव बस्तियों का निर्माण इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्षरण की गतिशीलता क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। शुष्क क्षेत्रों में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि जल का टकराव जो परत और नाली के कटाव के रूप में प्रकट होता है, भारी वर्षा और खड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में प्रबल होता है। सीट या परत अपरदन, इसे मृदा की सूक्ष्म और अधिक उर्वर परत हट जाती है। गली या अवनालिका अपरदन वर्षा में गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। ऐसी भूमि को उत्खात भूमि, स्थलाकृति, बैडलैंड टोपोलॉजी कहा जाता है। ये विशेष रूप से चंबल बेसिन, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। देश का लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बीहड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मृदा अपरदन के उपाय। मृदा अपरदन न केवल कृषि के लिए खतरा है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। यह नदी घाटियों में गाद जमा होने जैसे मृदा को भी बढ़ाता है, जिससे नदियों की वहन क्षमता कम हो जाती है, बार बार बाढ़ आती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और मृदा अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियाँ मिलकर मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती हैं। वनों के विनाश में मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र भूमि का अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीकरण होता जा रहा है, जिससे मृदा के निचले समस्तलों में जमा नमक धरातल की ऊपरी सतह पर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जैविक खाद के बिना रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता से मृदा सख्त हो जाती है और समय के साथ इसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। हरित क्रांति के बाद नदी घाटी परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में इसे एक चुनौती के रूप में देखा गया। भारत की कुल भूमि का लगभग आधा हिस्सा इस क्षरण का सामना कर रहा है, जिससे देश की वार्षिक तौर पर लाखों टन मृदा और पोषक तत्व की हानि का सामना करना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट आंकड़ों के अनुसार मृदा क्षरण के हानिकारक चक्र को समाप्त करने और स्थायी कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए मृदा सुधार और संरक्षण के लिए तत्काल पहल की आवश्यकता है। मृदा संरक्षण मृदा की उर्वरता बनाए रखने और अपरदन को रोकने की एक प्रक्रिया है। यह मानवीय गतिविधियों से प्रेरित मृदा क्षरण के मानव केंद्रित उपाय के रूप में उभरती है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला कार्य ढालों की कृषि योग्य भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर कृषि कार्य करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। अत्यधिक चराई और स्थानांतरित खेती के कारण मृदा का क्षरण होता है, जिससे ग्रामीणों को सतत कृषि मृदाओं के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। उपचारात्मक उपाय। मृदा के अपरदन को कम करने के लिए मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, विनियमित वानिकी नियंत्रण, चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित कृषि और फसल चक्र जैसे कई उपचारात्मक उपाय हो सकते हैं। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके नियंत्रण के लिए सीढ़ीदार निर्माण और चेक बांधों के निर्माण का सुझाव दिया गया। साथ ही प्लगिंग, सीढ़ीदार या आवरण फसलों के माध्यम से अवनालिकाओं के विस्तार को नियंत्रित करने
के प्रयास का भी सुझाव दिया गया। शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों के रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। अनुपयुक्त भूमि को चरागाहों में बदल देना चाहिए ताकि चारे को नियंत्रित किया जा सके। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान की रेत की टीलों को स्थिर करने के प्रयास किए हैं। किसानों को कृषि वानिकी को अपनाने हेतु जागरूक और प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। निष्कर्ष रूप में कहते हैं, मृदा एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में है जो विभिन्न जीवन रूपों का पोषण करती है और हमारे दैनिक भरण पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों से प्रभावित होकर इसका गठन एक जटिल संरचना को प्रकट करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है। सावधानीपूर्वक अध्ययन और वर्गीकरण के माध्यम से मृदा की जटिलताओं का अध्ययन सतत प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त करता है जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण और निरंतर उर्वरता सुनिश्चित होती है। इसलिए प्रकृति के नाजुक संतुलन के साथ मानवीय गतिविधियों में सामंजस्य बिठाने के लिए मृदा की गहन समझ आवश्यक है। ह्यूमस एक गाढ़ा कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के क्षय होने पर मृदा में बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं। डेल्टा या निचली समतल भूमि का एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जहाँ एक नदी समुद्र में बहने से पहले छोटी नदियों में विभाजित हो जाती है। वाष्पीकरण यह एक तरल पदार्थ को गैस में बदलने की प्रक्रिया है। केशिका क्रिया या केशकत यह गुरुत्वाकर्षण जैसे बाहरी बलों की मदद के बिना एक संकीर्ण स्थान के माध्यम से तरल पदार्थों की गति है। यह मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है। नदी गाद यह किसी नदी या झील में गाद या मिट्टी जैसे महीन अवसादों का संचय है। वनों की कटाई यह मानवीय गतिविधियों के लिए वनों या अन्य भूमि में बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटना है। सीढ़ीदार खेती यह एक कृषि पद्धति है जिसे किसान खड़ी ढलानों और पहाड़ी क्षेत्रों और अधिक ऊंचाई पर अपनाए जाते हैं। कृषि वानिकी यह एक भूमि प्रबंधन अभ्यास है जो कृषि और वृक्षों को एक स्थान पर लाता है ताकि किसान या वह पर्यावरण दोनों लाभान्वित हो सके। प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसे पादप समुदाय को दर्शाती है जो एक लंबी अवधि तक मानवीय हस्तक्षेप से आबादित रहता है जिससे इसकी विभिन्न प्रजातियों को स्थानीय जलवायु और मृदा की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने का अवसर मिलता है। जलवायु और मृदा के भिन्नता के कारण भारत में विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसे विश्व में 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है जो लगभग 47,000 पादपों की प्रजातियों का घर है जिसमें 15,000 पुष्प पादप विश्व के कुल भाग का 6% शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत अपने मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग 90,000 पशुओं की प्रजातियों और मछलियों की समृद्ध विविधता के साथ साथ फर्न, शैवाल और कवक जैसे कई गैर पुष्पी पादपों से युक्त है। वनों के प्रकार प्रमुख वनस्पति प्रकारों तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, तटीय एवं मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अवस्थिति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जलवायु और वर्षा इन वनों की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ वार्षिक स्तर पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। विशेषताएं ये वन अपनी अच्छी तरह से संरक्षित वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसमें भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ
और लताओं से ढकी परतें होती हैं। इसके बाद छोटे कद वाले वृक्ष और उसके बाद ऊंचे वृक्ष होते हैं जो 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। क्षेत्र की गर्म और लगातार आर्द्र जलवायु विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों और लताओं सहित हरी भरी वनस्पति को बढ़ावा देती है, जिससे एक बहुस्तरीय वन का निर्माण होता है। चूंकि इन वनों के वृक्ष और पत्तियों के झड़ने, फूल आने या फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए वे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, जिस कारण इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। वनस्पति वनों इन वनों से उल्लेखनीय व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पेड़ों में आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर, रोजवुड, ऑर्किड, बांस, ताड़, सिनकोना शामिल हैं। वन्यजीव इन वन में सामान्य तौर पर पाए जाने वाले वन्यजीवों में हाथी, बंदर और हिरण शामिल है। एक सींग वाला गैंडा असम, पश्चिम बंगाल के वनों में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये वन असंख्य पक्षियों, चमगादड़ों, स्लॉथ, भालुओं, बिच्छुओं और घोंघों का घर है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन अर्ध सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण के रूप में पाया जाता है तथा भूमिगत पर्वतारोही पौधों की उपस्थिति उनके सदाबहार स्वरूप में योगदान करती है। भारत में अर्ध सदाबहार वन अंडमान और निकोबार समुद्री एवं मेघालय के पठार के आसपास पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में सफेद देवदार, होलाक, गुर्जन, लॉरेंग, चंपा, रोजवुड, कैल शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में पाए जाने वाले सबसे व्यापक वन हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। स्थान ये उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की गई है, जैसे हिमालय के तलहटी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा राज्यों में वनस्पति सागौन इस वन के सबसे प्रमुख प्रजाति है, जबकि बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुमकुम, अर्जुन, सहतूत अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। इन वनों से प्राप्त होने वाली वृक्षों की लकड़ियों का वाणिज्यिक महत्व अधिक होता है। शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वाले प्रायद्वीप पठार और उत्तर भारत के मैदानों में वन पार्कनुमा दृश्य बनाते हैं। ये प्रायद्वीप अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और उत्तरी भारतीय मैदान के क्षेत्र हैं। शुष्क पर्णपाती वन शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। शुष्क ऋतु आने पर इसके पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदानों में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं, जैसे राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग। तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आदि इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वन हैं। इन वनों में शेर, बाघ, सुअर, हिरण, हाथी आमतौर पर पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों, छिपकलियों, सांपों, कछुओं की भी विशाल विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन स्थान उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उदाहरण स्वरूप दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले वन विशेषताएं इन वनों के विभिन्न प्रकार की घासें, झाड़ियाँ शामिल होती हैं। इनमें पेड़ बिखरे हुए होते हैं। आर्द्रता प्राप्त करने के लिए उनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं जो मृदा में गहराई तक पाई जाती हैं। जल संरक्षण के लिए तने रसीले होते हैं। उष्णकटिबंधीय वाष्पीकरण को कम करने के लिए पत्तियां अधिकतर मोटी और छोटी होती हैं। इन वनों में वर्ष के अधिक समय पौधे पत्तियां रहित रहते हैं, इसलिए वे झाड़ीदार वनस्पति के समान प्रतीत होते हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक
अत्यधिक पशुचारण के कारण वनों का स्वरूप अत्यधिक विरल होता है। इसमें पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियां बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, बबूल, ताड़, यूफोर्बिया और कैक्टस आदि। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास पाई जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले वन्यजीव चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, शेर, जंगली गधे, घोड़े और ऊंट प्रमुख हैं। पर्वतीय वन। इन वनों की विशेषता बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होना है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति में तदनुसार परिवर्तन होता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ओक, चेस्टनट, सदाबहार, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन, पाइन, देवदार, सिल्वर फन। 3600 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति, सिल्वर फन, एविनस अल्वा, जुपिटर पाइन। 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन घास का मैदान घास पाई जाती है। बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र में काई और लाइकेन पाया जाता है। प्रकार। उत्तरी पर्वतीय वन। ये श्रेणियां उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा वनस्पति तक उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा वनस्पति तक का क्रम दर्शाते हैं, जो ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। पर्वतीय वन हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं, जिसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत की ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाओं, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओक, चेस्टनट जैसे सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर के बीच समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिसमें चीर, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये वन अधिकांशतः हिमालय के दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की ऊंचाई वाले स्थानों पर अवस्थित है। इससे अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण घास के मैदान हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख प्रजातियों में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडेंड्रॉन शामिल है। इन घास के मैदानों का उपयोग गुज्जर, बकरवाल, भेड़ी, भोटिया, गद्दी जैसे मौसमी खानाबदोश जनजातियां द्वारा चराने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर टुंड्रा परिदृश्य के हिस्से के रूप में वनस्पति काई और लाइकेन शामिल। दक्षिणी पर्वतीय वन। ये वन प्रायद्वीप भारत में 3 अलग-अलग क्षेत्रों पश्चिमी घाट, विंध्य और नीलगिरी में पाए जाते हैं। चूंकि ये वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, समुद्र तल से केवल 1500 मीटर ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ ऊंचे क्षेत्रों में समशीतोष्ण वनस्पति और पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। विशेषकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इन समशीतोष्ण वनों को नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों में शोला वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले आर्थिक महत्व के कुछ पेड़ों में मैग्नोलिया, लॉरेल, सिलिकोना और बैटल शामिल। वन्यजीव। इन वनों में सामान्य तौर पर पाए जाने वाले वन्यजीव कश्मीरी बारहसिंगा, चित्तीदार हिरण, जंगली भेड़, जैक, खरगोश, तिब्बती मृग, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, झबरा सींग वाले जंगली आइबैक्स, भालू, दुर्लभ लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियां इत्यादि। तटीय और मैंग्रोव वन। भारत में 3.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर आर्द्र भूमि उपस्थित है। इसमें से लगभग 70% में धान की खेती वाले क्षेत्र शामिल हैं, जो इसके महत्व को दर्शाती है। भारत की आर्द्र भूमि को अनूठा 8 समूहों में वर्गीकृत किया गया। देश के दक्षिणी भाग में दक्कन के पठार में जलाशय, साथ ही दक्षिण पश्चिम तट पर
लैगून और अन्य आर्द्रभूमियाँ राजस्थान, गुजरात, कच्छ की खाड़ी में उपस्थित खारे पानी का व्यापक क्षेत्र है। मीठे पानी क्षेत्र की झीलें और जलाशय जो गुजरात के पूर्व की ओर राजस्थान के यमुनादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। भारत में पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि और लैगून, उदाहरण के लिए चिल्का झील, गंगा के मैदान में ताजे जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बाढ़ के मैदान, कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र के झीलें या नदियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की द्वीप श्रृंखलाओं में मैंग्रोव वन और अन्य आर्द्रभूमियाँ। मैंग्रोव वन भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वन का 7% है। ये समुद्री तटों के किनारे लवणी, दलदली, ज्वारी खाड़ियाँ, मिट्टी के मैदानों आदि में उगते हैं। इनमें लवण से प्रभावित न होने वाले बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भारत में गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा ऐसी वनस्पति में से आच्छादित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, जो टिकाऊ कठोर लकड़ी वाले क्षेत्र लकड़ी प्रदान करते हैं। डेल्टा के कुछ भागों में ताड़, नारियल, केवड़ा आदि उगते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इन वनों का एक प्रसिद्ध पशु है। इन वनों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी प्रमुख पाए जाते हैं। औषधि भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों, जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कम से कम 500 को निरंतर प्रयोग में आते रहे। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 अति संकटग्रस्त और 49 पादप के विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधियों के प्रयोग में होने वाले कुछ निम्नलिखित उपाय हैं। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन पके हुए फल के सिरका बनाया जाता है, जो वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह के रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्ते का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज की सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का उपयोग शारीरिक शक्ति में वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी और पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। वन संरक्षण, वन जीवन पर्यावरण के साथ एक जटिल संबंध बनाए रखते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को और समाज के विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। इसलिए मानवता की भलाई और प्रगति के लिए वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण। वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकारों को द्वारा समय पर वनों के संरक्षण हेतु विविध व नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। इसे ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1952 में एक राष्ट्रव्यापी वन संरक्षण नीति लागू की, जिससे वन संसाधनों की सुरक्षा और विस्तार के दोहरे उद्देश्यों के साथ साथ स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को भी संबोधित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1952, इसका उद्देश्य भूमि के कुल 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना है। पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना और यहाँ पारिस्थितिक संतुलन अव्यवस्थित हो गया है, वहाँ पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना है। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना, मृदा अपरदन, स्थलीय भूमि के विस्तार को रोकना तथा बाढ़ और सूखे की समस्या कम करना, सामाजिक वानिकी और निम्नीकृत भूमि का वनीकरण के माध्यम से वन क्षेत्र को बढ़ाना,
वनों पर निर्भर ग्रामीण जनसंख्या को लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध कराने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना और लकड़ी के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना, वनारोपण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार मौजूद जंगल पर दबाव को कम करने के लिए महिलाओं को शामिल करते हुए एक व्यापक जन आंदोलन शुरू करना। सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास को में मदद करने के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना था। बंजर भूमि का परवनीकरण करना। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978 में हुई थी तथा वर्ष 1980 में यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का भाग बन गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। शहरी वानिकी या शहरी केंद्रों, उसके आसपास सामाजिक निजी स्वामित्व वाली भूमि जैसे हरित पट्टियों, पार्क, सड़क किनारे रास्ते और औद्योगिक और वाणिज्यिक हरित पट्टियों आदि पर वृक्षारोपण करने और उनके प्रबंधन से संबंधित। ग्रामीण वानिकी रूरल फॉरेस्ट्री, यह कृषि और वानिकी और सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा देने पर केंद्र पर बल देता है। कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत बंजर भूमि सहित उसी भूमि पर वृक्षों और कृषि फसलों को उगाना है। साथ ही यह वानिकी को कृषि के साथ जोड़ता है। इस प्रकार भोजन, चारा, ईंधन, लकड़ी, फलों के साथ उत्पादन को परिवर्तित करता है। सामुदायिक वानिकी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इसमें सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि जैसे गांव की चारागाह भूमि, मंदिर की भूमि, सड़कों किनारे, नगर के किनारे, रेलवे लाइन की किनारे की पट्टियां, स्कूल आदि पर वृक्षारोपण करना शामिल है। इसका उद्देश्य समग्र रूप से समुदाय को लाभ प्रदान करना है, जिसके तहत भूमिहीन वर्ग के लोग खुद को पेड़ लगाने में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूमि मालिकों को ही मिलते हैं। फार्म वानिकी, इसके तहत किसान अपनी कृषि भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पेड़ लगाते हैं। इसके लिए कृषि क्षेत्रों, घास के मैदानों, चारागाहों के किनारे, घरों और गौशालाओं के आसपास की भूमि का उपयोग किया जा सकता है। वन्यजीव आंकड़े, भारत के पास वन्यजीवों की एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत है। विश्व में सभी ज्ञात पादपों जंतुओं की प्रजातियां लगभग 4 से 5% भारत में ही मौजूद हैं। भारत में वन्यजीव, इसमें असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण आर्द्र वनों के हाथी, असम, पश्चिम बंगाल की आर्द्रभूमि के एक सींग वाले गैंडे, कच्छ के रण, जंगली गधा और थार रेगिस्तान के ऊंट शामिल हैं। भारत बाघों, शेरों दोनों के लिए अद्वितीय है। एक तरफ जहाँ भारतीय शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं, वहीं बाघ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में याक, तिब्बती मृग, भरल, नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधा देखने को मिलते हैं। मुद्दे, इन उल्लेखनीय विविधता के बावजूद मानवीय गतिविधियों ने इन पारिस्थितिकी तंत्रों को बड़े स्तर पर बाधित किया है। औद्योगिकरण, कृषि और वनस्पति के लिए भूमि के मंजूरी, संसाधनों के लिए वनों की कटाई, घरेलू मवेशियों द्वारा चराई, शिकार और वनों की आग जैसे कारकों के कारण वन्यजीवों की संख्या में गिरावट आई है। वन्यजीवों की तस्करी से निपटना इनके संरक्षण के लिए एक बड़ी चुनौती क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए पशुओं का शिकार किया जाता है। आक्रामक पादप प्रजातियों के कारण देशज प्रजातियों के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है, जिससे निपटना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके परिणामस्वरूप कई पादपों तथा वनस्पतियों की प्रजातियां खतरे में पड़ गई या विलुप्त हो गई हैं, जिससे संरक्षण के प्रयास अनिवार्य हो गए। भारत में वन्यजीव संरक्षण, भारत के वन्यजीवों के माध्यम से वन्यजीवों को महत्व देने की एक समृद्ध परंपरा है, जो पंचतंत्र और जंगल
जंगल बुक्स जैसी कालजयी कहानियों में स्पष्ट है, जो विशेषकर युवा मन वन्य जीवों के प्रति गहरा प्रेम पैदा करती है। वर्ष 1972 में भारत में एक वन्य जीव अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। इस कानून के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, वन क्षेत्रों जैसे निर्दिष्ट संरक्षण क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना। 1972 के अधिनियम में वर्ष 1991 में पर्याप्त संशोधन हुए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप विशिष्ट पौधों की प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्राय पशुओं संरक्षण के लिए सख्त दंड और प्रावधान किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य भारत में एक स्थायी बाघ आबादी के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है, जो इसके वैज्ञानिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व के लिए मूल्यवान है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जैविक महत्व के क्षेत्रों को प्राकृतिक खजाने के रूप में संरक्षित करना है, जो जनता के लाभ, शिक्षा, आनंद के लिए सुलभ हो। परियोजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में प्रारंभ में प्रोजेक्ट टाइगर का उद्घाटन 9 बाघ अभ्यारण्यों में किया गया था। इसमें कुल 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तब से इस पहल का विस्तार 50 से ज़्यादा बाघ अभ्यारण्यों अक्टूबर 2024 की वास्तविक स्थिति के अनुसार 55 टाइगर रिजर्व तक हो गया है, जिन्हें 18 राज्यों में वितरित 71,027.1 वर्ग किलोमीटर के मुख्य बाघ आवास शामिल है। उपलब्धि क्या है? उल्लेखनीय रूप में भारत में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है, जो वैश्विक बाघ आबादी का 70% है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू की गई। यह परियोजना उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है, जहां जंगली हाथियों की आबादी शांत रूप में घूम रही है। लक्ष्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने मूल निवास स्थान के भीतर मान्यता प्राप्त स्थायी हाथियों की आबादी के स्थायी अस्तित्व को सुरक्षित करना है। हाथियों की निगरानी के लिए माइक कार्यक्रम की शुरुआत सरकार द्वारा की गई, ताकि हाथियों के अवैध शिकार को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, प्रोजेक्ट हंगुल, हिमालयी कस्तूरी हिरण के संरक्षण सहित कई अन्य पहल शुरू की हैं। बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय क्षेत्रों का एक अद्वितीय और प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसे यूनेस्को के मानव और वन्य जीव जैव मंडल कार्यक्रम (MAB) के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व, भू-दृश्य और विविध प्रकार की जैव विविधता के सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में स्थायी होकर संरक्षण करना है। अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और सूचना आदान प्रदान के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। भारत में वर्तमान में अक्टूबर 2024 की वास्तविक स्थिति के अनुसार कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क मान्यता दी गई है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता का प्रमाण है। पश्चिमी घाट के हरे भरे सदाबहार वन से लेकर राजस्थान के शुष्क कांटेदार वनों तक देश की विविध परिदृश्य वनस्पतियों तथा वन्य जीवों के जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की यह समृद्धि न केवल भारत के पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान देती है, बल्कि इसका अत्यधिक सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। हालांकि इन पारिस्थितिकी तंत्रों को वनों की कटाई, आवास हानि, जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए जरूरी है कि यह प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण पुनर्स्थापन के प्रयासों को जारी रखे, न केवल अपनी अनूठी जैविक विरासत के संरक्षण के लिए, बल्कि वैश्विक रूप से लोगों के हित को
हित के लिए अत्यावश्यक है। इसके लिए लोगों के बीच हितधारक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा ताकि लोग पर्यावरण की सुरक्षा अपनी निजी संपत्ति की तरह कर सके। महत्वपूर्ण शब्दावली में राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आरक्षित होता है। यहाँ वन की चराई या कृषि जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्र जिसमें सीमित स्तर की सुरक्षा होती है। संरक्षित वनों में जब जब तक निषिद्ध न हो सभी गतिविधियों की अनुमति होती है। आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के तहत अनुसूचित क्षेत्र जिसमें पूर्ण सुरक्षा होती है। आरक्षित वनों में जब तक अनुमति न हो सभी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जो केरल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित है और लकड़ी की कटाई, लघु वन उत्पादों के संग्रह जैसे कार्यों की अनुमति तक दी जाती है जब तक कि ये वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। किसी भी अभ्यारण्य को सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान परिवर्तित किया जा सकता है। अवर्गीकृत वन वह क्षेत्र जो वन के रूप में दर्ज है लेकिन आरक्षित या संरक्षित श्रेणी के शामिल नहीं है। ऐसे वनों की स्वामित्व स्थिति अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। वर्जिन वनस्पति उन पादप समुदायों को संदर्भित करती है जो मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं और मानवीय गतिविधियों से अछूते रहे हैं।